महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसमें से आपका हो जाएगा पहला वाला, धैर्य और दृढ़ता। मतलब जब शिक्षक होता है तो उसकी धैर्य और दृढ़ता बहुत ही आवश्यक होती है। फिर दूसरा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है? पहला है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों को अनुभाग से बदल दें। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और सी है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। डी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो इसमें से हो सकता है बी वाला। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसमें से कौन हो सकता है? तो इसमें से हो सकता है सी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चौथा क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ए है ऑप्शन, शासीक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। जब बच्चा कुछ सोचता है मन में, जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका मन घर पे चला जाता है या और कहीं, तो उसी को बोलते हैं मन का मानचित्रण। तो हमारा मन क्रियाशीलता रूप से कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, जो कि ये हो नहीं सकता है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, लास्ट वाला है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? पहला ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। बी है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। डी है, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। तो इसमें से आपका हो जाएगा, जिस ऑप्शन में अवसर उपलब्ध कराना, बाहरी ज्ञान से जोड़ना, ये सब आता है वही ऑप्शन सही होता है। तो आपका ए सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? पियाजे के अनुसार। तो ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
12 वर्ष एवं ऊपर संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 8वां क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक को उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसमें आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। फिर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, और सी है अनअधिमक भी सीखने की प्रक्रिया है, डी है शैक्षिक संस्थान एक ही मात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसमें देखना है नहीं है, तो इसमें नहीं सबसे कम, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता करनी चाहिए, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार की जानी चाहिए, को निचले स्तर की कार्य करने की छूट मिलना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सबसे सटीक लग रहा है उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तो बी वाला हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पहला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों नियमित रूप से बाहर निकलना, सान्निध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। 12वां है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो ए वाला होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 13 है डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसमें से आपका सटीक ऑप्शन बताइए। कक्षा में अधिक उपस्थिति होगा तो ये तय नहीं करता कि बच्चा पढ़ रहा है या लिख रहा है, कक्षा में खामोशी का मतलब भी यही हुआ। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य से भी इसमें सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी इज राइट आंसर, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है,
वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, सीटेट में है, एनसीईआरटी में दिया है कि जो रटता है वो पढ़ाई असली मज़ा नहीं आता है। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है रटने की प्रवृत्ति से हटना चाहिए हम लोगों को। तो इसमें डी वाला ऑप्शन मिल रहा है उससे, तो डी इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो पहला ऑप्शन है पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कीर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बातचीत करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षक की मांग होती है, वे विद्यालय में खूब बात करते हैं। ये ऑप्शन था। बी ऑप्शन है कीर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो ये नहीं होगा, इसमें से ऑप्शन होगा सी वाला, उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता मिलती है। 17वां है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर है क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन है ए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति में पैना बनाती है। तो इसमें से आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी है शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पे, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे, शिक्षण के समाज शास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति नियम, सीखने की तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा
सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, सी है जिज्ञासा, डी है सृजनात्मक विकास। तो इसमें हमको ध्यान देना है। नहीं है, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, बी है विशेष विद्यालयों में, सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, डी है अन्य समान बच्चों के लिए। तो इसमें समझ जाना चाहिए विशेष विशेष विशेष, ये जो विशेष शब्द है ये नकारात्मक शब्द है, तो इसको नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसलिए डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, बी है शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी को सीखने के लिए में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डी ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको बता दें बी इज राइट आंसर। शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त होता है और विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे को सीखने में आसानी होती है। डिलेक्सिया किससे संबंधित है? गणित विकास से, पठन विकास से, व्यवहार संबंधित विकास से, डी मानसिक विकास से। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी पठन विकार से संबंधित है डिलेक्सिया। याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का जरूर आएगा। 26 नंबर है क्वेश्चन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन होगा? तो अग्रोन्मुखी का मतलब होगा कि बच्चों के शिक्षा में आगे आना चाहिए, मतलब सहयोग पूरा होना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या विद्यालय से काम मिला है, क्या नहीं, सबको देखना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण रूप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तटस्थ, ये भी गलत है। नकारात्मक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर। 27 नंबर है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, डी गेस्टल्ट सिद्धांत। किसने दिया था ये सिद्धांत? तो आपका हो जाएगा डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। 29 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने
समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो ये आप सभी लोगों को सभी पता है। डी इज राइट आंसर। ये आखिरी क्वेश्चन है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। तो आप लोग को बता दिया जाए, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इन्होंने कौन सा बताया था? संवेदी गामक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और आखिरी है औपचारिक अवस्था। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 150 क्वेश्चन कराने होते हैं, तो आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं। तो CDP का ये मनोविज्ञान का भाग है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक इसमें हुआ है। तो अगला पार्ट हम लोग कल लेके आएंगे। तो इस